नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक और नई शुभ शुरुआत के साथ, और शुरुआत है बैंकिंग चैप्टर की। उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि हमने अभी तक जो गत वीक में पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में, उस पूरे प्रयास से आपको इकोनॉमिक्स में रुचि आ गई होगी, ये मैं मान सकता हूं। और अब उस रुचि के बाद में आपके अंदर ये जिज्ञासा पनप रही होगी कि अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिले, जल्दी मिले, ज्यादा मिले तो हमारा काम और जल्दी बनेगा। तो उसी क्रम में मैं आज आपके सामने बैंकिंग लेकर हाजिर हूं। बैंकिंग के अंदर हम सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हुए। अपेक्षाएं किस बात की रखी जाएंगी? जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप लर्न करेंगे। देखिए, एक चीज जान लीजिए, डे 1 से ही अपने बारे में जान लीजिए। मैं सभी को गुड मॉर्निंग पहले ले लेता हूं। ब्रजेश समेत नवीन, लक्ष्मी, वेंकट, गौरव, कुंदन, सहारा, रिया, लक्ष्मी, महान, ब्रजेश, ये सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है। राकेश भाई, थैंक यू सो मच यार, तारीफ हो गई मेरी, तब तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये चीज जान लीजिए कि जो फैक्ट्स वाला काम होता है ना, वो असल में मेरा काम नहीं है। मैं बता जरूर दूंगा, ये फैक्ट है, आपको याद करना है कि कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई। बहुत सारे टीचर्स इस बात को बोर्ड पर लिखने में ही समय लेते हैं कि भाई लिखो बच्चों, फलानी बैंक की स्थापना तब हुई, लिखो बच्चों इस बैंक में ये बैंक तब मर्ज हुई। केवल और केवल अपने रटे हुए ज्ञान का प्रदर्शन है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। और वो रटना असल में टीचर को नहीं है, वो आपको रटना है। क्या रटना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरा हमेशा से फोकस उन बिंदुओं को आपको डिस्कस करना रहा है जिन्हें आप लोग इसलिए पढ़े कि वो आपकी समझ विकसित करें। यदि आप मेरे साथ बैंकिंग में हैं तो बैंकिंग में जिन चीजों पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए वो ये है कि आरबीआई के असल में काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, या फिर ये कि बैंक असल में किस प्रकार से कंट्रोल होती हैं। आरबीआई के द्वारा कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, कौन से क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये सारी चीजें जो कि बैंकिंग से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है, ये समझाने का काम मेरा होना चाहिए। मैं अगर आपको यदि ये पढ़ाता हुआ चला जाऊं कि बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, वो अपने आप में एक समय टेकिंग एडवाइस होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक आइडिया जरूर दे दूंगा क्या था कहानी। जो फैक्ट्स हैं मैं वो आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उन्हें याद करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी कुलदीप, फैक्ट्स हम पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल कुलदीप, वो मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना। मैं मतलब उस काम को तो आपको कंटेंट में देता ही हूं, अलग से भी फैक्ट नहीं करना है, हम कंटेंट में देते ही हैं। मैं फिर भी दिखा देता हूं। जैसे अब यहां पर बैंकिंग की शुरुआत दी हुई है, बैंकिंग की शुरुआत कब हुई, मैं थोड़ा कंटेंट दिखा देता हूं आपको, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है कि किस बैंक की कब स्थापना हुई। अब ये मेरा कंसर्न नहीं है कि कब स्थापना हुई, यह आपका कंसर्न है। वनडे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना, या इन तीनों बैंकों को एक क्रम में बताइए, कौन सी बैंक पहले स्थापित हुई, कौन सी बाद में हुई। अब मैं खामोखा आपको ये सब बताने में और लिखाने में समय खर्च करूं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रेसिडेंसीज के अंदर बैंकों की स्थापना कब हुई, स्टेट बैंक में कौन सी बैंक का विलय कब हुआ, हमने कंटेंट तो एकदम एक नंबर दिया है। मतलब आप सोचिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब मिलकर के किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचे। उसके बाद रियासतों के अंदर और कौन सी बैंक इसमें मिलती चली गई। सारी स्टोरी बताऊंगा जरूर, लेकिन असल में आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी कि ये सारी तिथियां जो है ना, ये मुझसे अपेक्षा ना करें कि सर याद करेंगे हमारी जगह। नहीं, बिल्कुल याद नहीं करूंगा। मेरे को जब एग्जाम देने थे मैंने सब याद किए थे, लेकिन अब मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम आपसे पूछना है। तो इस बार जो टेस्ट हो उसमें मैं आपसे ये टेस्ट लूं, इस तरह की तैयारी लेकर रखिएगा कि इन पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी प्रकार से फिर आरबीआई के बारे में बात होगी। आरबीआई कौन से कमीशन के द्वारा स्थापित हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन क्या था, कंटेंट सारा दूंगा, सारी चीजें बेसिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन असली चैप्टर यहां से शुरू होगा जब आपको यह बताए जाएंगे कि आरबीआई के कार्य क्या हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है वो आपको जानना जरूरी है। जो इतिहास है बैंकिंग का वो आपको तैयार करना है, रटना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूं चीजों का, और उसके साथ साथ फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली चीज कि सर एक बात बताइए, बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, वाई दिस कोलावेरी डी।
बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत मतलब भाई अल्टीमेटली बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए ना, बैंक क्यों बनी ये अलग सवाल है, मतलब सॉरी बैंक कब बनी ये अलग सवाल है, बैंक क्यों बनी ये बड़ा सवाल है ना। तो बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, आज के सेशन में हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि मेरी क्लास में बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पापा या वो खुद या उनके दादा गांव में 100% रहे होंगे। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर मैं तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर इनका पढ़ा हुआ हूं और मेरे दादा भी यहीं से थे और मेरे परदादा भी यहीं से थे, तो भी उस समय जब आपके परदादा थे तब दिल्ली जैसी जगह भी गांव की तरह ही हुआ करती थी। मतलब यह हुआ कि जब देश आजाद हुआ था ना तब देश की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में ही रहती थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती थी। धीरे धीरे नगरीकरण आता चला गया, शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन की वजह से नए नए गांवों से निकल के शहर बनने लगे, सुविधाओं के संसाधन के आधार पर गांवों का निर्माण होने लगा और इस प्रकार से शहरों का निर्माण होने लगा और इस प्रकार से शहर बनते चले गए। ठीक है, ये बात आप क्यों बता रहे हो सर? मैंने कहा क्यों बनी बैंक, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। बोले बताइए क्या हुआ? मैंने कहा पहले व्यापार करने का तरीका क्या होता था। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले व्यापार करने का तरीका क्या होता था? तो तरीका होता था सामान के बदले सामान। अगर आप में से कईयों ने अगर गांव की यात्रा की हो तो उन्हें इस चीज का एहसास भी होगा। सर कैसे बताइए? मैंने कहा अगर आप कभी गांव गए हों, जैसे मैं मेरा बचपन बताता हूं, आप रिलेट कर लीजिएगा। जब हम गांव में रहते थे, दादी के साथ जब रहते थे, तो हम ये देखते थे कि गांव में हमारी दादी जो फसल पैदा हुई है उस फसल में से, जैसे गेहूं है हमारे गोडाउन्स में भरा हुआ है, अगर बच्चों को कुछ दिलाना है तो गोडाउन्स में से ही सीधा सीधा गेहूं ट्रांसफर हो जाता था। उदाहरण के लिए अगर उठाया गेहूं और उठा करके, जैसे मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल मेरा मन किया कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पता नहीं आप में कितने लोगों ने देखा है आजकल तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए। गांव में आइसक्रीम का एक अपना ब्रांड होता था। क्या ब्रांड होता था? एक अलग सा ही सिल्वर का डब्बा होता था, उसके अंदर आइसक्रीम जमी हुई आती थी और वो अपने ही तरीके का फ्लेवर होता था, उसका जो बन जाए वो अपना दूध मलाई फ्लेवर या जो भी होता था वो फ्लेवर लेके आता था। और जो व्यक्ति आपको आइसक्रीम बेच रहा है वो आइसक्रीम के बदले आपसे हो सकता है आधा कटोरा या फिर आधा किलो या 1 किलो गेहूं वसूल ले कि साहब इतना गेहूं दे दो, इतने गेहूं में मैं आपको आइसक्रीम दे दूंगा। कुछ इस प्रकार से आइसक्रीम को गेहूं से एक्सचेंज करके लिया जाता था। यह मेरा अनुभव है बचपन का। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले इस तरह का अनुभव ना लिया हो सकता है लिया हो, नहीं लिया हो तो अपने बड़ों से घर में पूछ लेना कि क्या ऐसा होता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मान लीजिए हमारे घर में गेहूं पैदा हुआ है, लेकिन हमारे 4 गली छोड़ करके एक भाई साहब हैं, उनके घर में चावल पैदा हुआ है। अब मुझे चावल खाना है, तो दादी ने कहा एक काम करते हैं, साल भर के हिसाब से अपन चावल खरीद लेते हैं। चावल खरीदने का क्या तरीका गया? हम चावल वाले के पास गए, उनसे कहा भैया सुनो, जरा 1 बोरी हमें आप अपनी तरफ से चावल दे दीजिए और हम आपको उसके बदले गेहूं दे देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, 1 बोरी मतलब 1 बैग, आप बैग से समझ पाए तो 1 बैग राइस के बदले 1 बैग व्हीट। तो अब क्या हुआ? इस प्रकार से जब मैंने ऑफर किया, ये भाई साहब मना कर गए। ये भाई साहब ने मना कर दिया। क्या कहा? इनने कहा कि सर देखिए बात ऐसा है कि राइस है ना, इस बार डिमांड इसकी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है सर, और इस बार पैदावार कम हुई है, सप्लाई क्या है? कम है, इसलिए गेहूं मेरे पास कम है। इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाह रहा है? गेहूं उसके पास कम है और आपको यहां से यह बात समझ में आ गई है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसका मतलब सवाल हो रहा है प्राइस के बारे में। मतलब क्या हुआ कि इसका प्राइस जो है वो हाई है। एक बार के लिए सोचकर बताइए, जब डिमांड ज्यादा
हाँ जी, एक बालक बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आज भी होता है ना। हाँ जी, बीच में मुझे आज को आपके सेशन के दौरान कुछ कॉल्स उठाने पड़ेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और इसीलिए मैं साइड में चला गया था क्योंकि कुछ अर्जेंट चल रहा है इस समय, ऑफिस रिलेटेड है, तो इसलिए है ना, मतलब मैं किसी और कार्रवाई में लिप्त हूँ इस समय, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती, कोई नहीं। तो आप फिलहाल के लिए फोकस यहां पर कर लें, बीच बीच में असुविधा होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो सवाल बना कि डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होगा, तो मैंने कहा कि भैया प्राइस का लफड़ा रहेगा, प्राइस हाई रहेगा। जिस व्यक्ति ने यह कहा कि प्राइस ज्यादा है, वो इनडायरेक्टली आपसे क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई साहब सुनो, एक बैग गेहूं में हम एक बैग चावल आपको नहीं दे सकते। तो बोले क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, तो बोले भाई चावल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चावल को चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, जिन्हें चावल चाहिए उनकी संख्या भर भर के है। तो आपने अब उससे कहा कि सुनो यार, तुम्हारे पास राइस कम है, एक काम करो, हमसे तुम 1.5 बैग उठा करके वीट ले लो। आपने उसको क्या ऑफर दे दिया? 1.5 बैग। तो बोले एक काम करिए सर, आदरणीय गुरुजी आप पर लानत है, 80 एम्प्लॉइज के मालिक होते हुए A4 शीट डेली नहीं मिलता है। जख्मी SSC एस्पिरेंट, यार मजा आ गया जख्मी, क्या गजब तुमने डायलॉग मारा है और लानत भी तुमने दे दी है, बहुत ही बढ़िया लगा हमें सुन करके। तुम बिहार के रहने वाले हो, आर्यराज तुम्हारा नाम है, फोन नंबर तुम्हारे उसके अंक के अंत में 492 है और तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपना नाम बदल लिया है, तो तुम गुरुजी को कुछ भी कमेंट दे सकते हो, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। और तुम्हें लगता है कि मैं रोजाना तुम्हारे लिए A4 डाल दूं। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपका A4 वीकली डालूं ना, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक दिन के कंटेंट का इतना बड़ा A4 नहीं बनता है। उसका कंटेंट हम सेम डे अपलोड करते हैं और सेम डे अपलोड करने के बाद जब चैप्टर खत्म होता है, उसकी फॉर्मेटिंग होने के बाद ही आपका A4 डलता है ना। तो मुझे लानत देने से अच्छा है कि इस तरह की चीजें करके, है ना, मतलब जैसे जो बच्चे सोचते हैं हाँ कि वो कुछ भी कमेंट्री कर देंगे, सर को पता नहीं चलेगा। अरे बच्चों, तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी लानत भी सही है, पर तुम मेरे बच्चे हो, ये समझ के चलो, और गुरुजी तुम्हारे सामने जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तुमको पता है, इसलिए फालतू की कमेंटबाजी से बचें। और रही बात A4 की, A4 डेली नहीं डल सकती, A4 वीकली जब चैप्टर खत्म होता है तभी बनकर डलती है ना। आपके लिए अगर मैं 4 आदमी इसलिए बिठा के रखूं कि वो रोजाना तुम्हें A4 बनानी है, वो गलत हो जाएगा, है ना। आप रोजाना का कंटेंट पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए साहब, तो हमने क्या कहा आपसे कि ये जो एक बैग, हमने कहा कि भैया एक काम करो, वीट की मात्रा बढ़ा दो। एक प्रकार से मैंने वस्तु विनिमय के आधार पर दूसरी वस्तु खरीदी है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, इस पद्धति के अंदर हमने क्या किया? वस्तु विनिमय किया। वस्तु विनिमय का अर्थ समझ रहे हैं? मतलब हमने जो सामान है उसका एक्सचेंज किया है, और सामान का एक्सचेंज होना बार्टर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। वस्तु विनिमय क्या है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं कि एक के स्थान पर दूसरा वस्तु देना और वस्तुओं के आधार पर ही खरीद फरोख्त करना, यह बार्टर सिस्टम है, ठीक है। हमने गेहूं के बदले चावल खरीदे। अब हो सकता है आपने सोच लिया कि यार एक और बात भी हो सकती थी, यहां पर कोई भाई साहब और आ जाते हैं जो कहते हैं कि सर मैं चावल ज्यादा चाहता हूं, एक काम करो, इसकी जगह 1.75 बैग, 1.25 बोरी पूरे तरीके से राइस, मतलब गेहूं मुझसे ले लो और राइस दे दो। संभव है, ऐसा भी हो जाता, लेकिन वो चीज यहां पर वैलिडेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आपने पहले ही लिख दिया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी आपने ये रेट डिसाइड की है, अदरवाइज तो वो रेट इक्विवेलेंसी में ही निकल कर आती। उम्मीद है कि आपको ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है ना डिमांड और सप्लाई का, इसके आधार पर यह चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं, ये तो मैंने राइस की बात करी। अब मान लीजिए कि आपके जो गांव है उसमें किसी व्यक्ति के यहां पर राइस के स्थान पर कोई महंगी चीज, मान लीजिए सोयाबीन की हम बात करें, जो कि दालों की बात करें, जैसे उड़द की दाल बात कर ली, चल लीजिए उड़द की दाल। अब उड़द की दाल आपने सोचा कि मेरे पास 1 बोरी गेहूं है,
आप एक बोरी उड़द की दाल लेने के लिए पहुंच गए किसी के पास। आपको मालूम होगा उड़द की दाल व्यक्ति की थाली से गायब हुए लगभग 10 साल हो चुकी है। अब वो लोगों के पहले ऐसा होता था कि जो शब्द है ना दाल रोटी, वो जो दाल रोटी शब्द है वो उड़द की दाल पर टिका हुआ था। लेकिन उड़द की दाल लगभग 10 साल पहले ही 100 का आंकड़ा छू चुकी थी। उसके बाद वो आम आदमी की थाली से गायब हो गई। उसके बाद उसकी जगह तुहर की दाल ने ले ली, मूंग की दाल ने ले ली, चने की दाल ने ले ली, लेकिन उड़द की दाल लौटकर वापस नहीं आई। अब उड़द की दाल कुछ लोग जो खाते हैं या तो वो शौक से खाते हैं या वो रईसी दिखाने के लिए खाते हैं, बाकी मील से गायब हो चुकी है, इतनी महंगी हो गई। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि उड़द की दाल का आपने एक बोरी इस व्यक्ति से मांगा कि भाई साहब एक बोरी उड़द की दाल दे दो एक गेहूं के चलते, तो आप उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं सर, पैदावार बहुत कम है। मतलब अगेन आपको यहां पर यह बात समझनी है कि जो एक बैग आपको दाल चाहिए थी ना, वो चीज अब क्या हो रही है, पैदावार कम है, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो भी व्यक्ति है वो डिमांड लेकर ही खड़ा है। तो आपने उसको तुरंत क्या कहा कि यार एक काम करो कि मुझे ना एक बैग गेहूं की जगह मैं तुम्हें 5 बैग गेहूं दे सकता हूं, 5 बैग वीट ले लो और एक बैग मुझे उड़द की दाल दे दो। बोले हाँ ठीक है, कुछ बात करने लायक बनी। ठीक है, आप सर ये क्यों बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क है, क्यों बताना चाह रहा हूं उसके पीछे का तर्क है, अब आप सुनिएगा। ये जो 5 बैग गेहूं की जो बात मैंने आपके सामने अभी करी, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उड़द की दाल की जगह मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, उड़द की दाल नहीं, आपके घर में आपके गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसके पास गोल्ड बोरे भर के है, बोरे भर के गोल्ड है। एक व्यक्ति है जिसके पास गोल्ड एक पूरी की पूरी बैग भर के गोल्ड है, मतलब 100 किलो का बैग भर के गोल्ड है। आपके पास क्या था, गेहूं था। आप गए, भाई साहब एक बोरी गेहूं ले लो, एक बोरी गोल्ड मुझे दे दो। ये आपकी तरफ देखा, एकदम अचरज से और देखा और इससे कहा कि सुनो, तुम्हारे घर में जितनी बोरियां रखी हैं ना वो छोड़ो, इस गांव में जितनी बोरियां रखी हैं ना वो सारी भी दे दो ना, तब जाकर के तुमको ये एक बैग यानी 100 किलो गोल्ड नहीं मिल पाएगा। आपका दिमाग चकरा गया। बोले भाई साहब ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले भाई इतना ये जो मैंने गोल्ड बताया है ना, ये पूरे जिले में नहीं है किसी के पास। सारा जिले के अंदर जितना गोल्ड है इसको मिला दो तो भी इतना नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम गेहूं की बोरी ले आए, मैं तुम्हें गोल्ड दे दूं? तो आपको अब तक एक बात समझ में आ चुकी होगी कि मार्केट के प्राइसेस जिस बात पर डिपेंड करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसमें है सबसे बड़ी चीज सप्लाई। यानी कि अगर आपको यह समझ में आ जाए कि सप्लाई किसी के पास में आ गई, आपको याद होगा कोरोना काल के बाद में भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने मिलकर के एक, और ब्रिटेन भी इसमें शामिल किया गया, हमने एक सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाने की बात की कि हमें सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना है। आज दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिशन हो रहा है वो चीन आधारित क्यों है? क्योंकि चीन के पास में सप्लाई है, उसके पास में माल है, देने के लिए सामान है। इस वजह से वो किसी भी देश के साथ ट्रेड अपनी बराबरी पे कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कहने का अर्थ यह हुआ कि सप्लाई व्यापार की सबसे बड़ी चाबी है, यह बात आपको समझना होगा। अच्छा, अब आगे सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, बिना डिमांड के सप्लाई का क्या लेना देना? मेरे पास में, मैंने ये कह दिया सर कि एक बोरी पेन है, तुम्हारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे इतने पेन है मेरे पास, लेकिन सर उसकी डिमांड ही नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा? मैंने कहा बात सही है। तो सप्लाई को इज्जत कौन देता है? डिमांड देता है। और जब जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, हमेशा मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ये मैंने आप लोगों को अब तक मांग के नियम, डिमांड के नियम, इन सब में सारी बातें समझा दी हैं। लेकिन सर एक बात बता दीजिए कि कोई मान लीजिए सिरफिरा आ जाए और वो सिरफिरा आकर कहे कि सुन, इसका मतलब ये हुआ कि तेरे पास एक बोरी गोल्ड है और तूने कहा कि इस पूरे गांव का गोल्ड वो लिया, गेहूं लिया, तब भी तू जाकर के एक बोरी गोल्ड नहीं खरीद पाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं इस गांव का नहीं, इस पूरी पंचायत का प्रधान हूं और सब गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं।
मेरी कहे अनुसार मानते हैं, मेरी बेइज्जती को वो अपनी बेइज्जती मानते हैं। पर तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मैं बेटा एक नहीं 2 गांवों का गेहूं लेकर आ रहा हूं। 2 गांवों की कुल पैदावार लेकर मैं तेरे घर आ रहा हूं। ले पकड़। और ये 2 गांवों की कुल पैदावार जिसमें पूरी अनाज मंडी जितना गेहूं है, ये पकड़ पूरा की पूरा अनाज। अब मुझे तू गोल्ड दे। आपने तो मजाक में कह दी कि भाई मेरे गोल्ड की वैल्यू इतनी है। तो बोले कोई बात नहीं, गोल्ड की वैल्यू तेरी कितनी भी हो, नपेगी तो सही ना तुलनात्मक रूप से किसी के। बोले हां। तो बोले नाप दिया मैंने। ये पकड़, तेरे गांव में ये गोल्ड है तेरे पास, रख ले इस गोल्ड को। मैं इस गोल्ड को लेने आ रहा हूं, 2 गांव का गेहूं लेकर। भाई साहब कम से कम 500 ट्रैक्टर आके खड़े हो गए सामने, और जहां देखो वहां दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं गेहूं के। ले भाई गोल्ड दे दे अब तू। आपने कहा महाराज इतना बड़ा तो मेरे पास में घर नहीं है, मैं रखूंगा कहां। बोले ये तेरी हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं है। ये तेरी हेडेक है कि तू इस गेहूं को कहां रखेगा। मैं तो ले आया, मेरे पास तो इतने ट्रैक्टर थे, मैं प्रधान था, मैं जाकर ले आया। अब तू रख ले इसको, मेरे को गोल्ड दे अब। बोले साहब मैं इस गेहूं को रखने के लिए कोई अलग से घर थोड़ी बनाऊंगा। अब तेरी मर्जी है ना यार, तू क्या करता है, ये तेरी हेडेक है, मैं तो ले आया ना। बोले सर ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी के घर में थोड़ी रखूंगा, गांव के गांव थोड़ी खाली करा दूंगा गेहूं रखने के लिए। वो तेरी हेडेक है। नंबर 1 केस आपने समझ लिया होगा कि वस्तु विनिमय की चुनौती क्या है। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि ये क्वांटिटी में होता है, और जब चीज क्वांटिटी में होती है तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें खरीदना बार्टर सिस्टम में संभव नहीं हो पाता। नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने दूसरी स्थिति क्या पैदा करी। ये जो गोल्ड वाला व्यक्ति था, ये आपके गांव में नहीं था। मान लीजिए कि ये दूसरे जिले के किसी तीसरे गांव में था। हां, एक बालक बार बार टमाटर का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ये हमने दे दिया है, लास्ट लेक्चर में दिया जा चुका है ना। तो अब आपने क्या किया, ये जो दूसरा व्यक्ति मैंने आपको बताया, ये कहां पर है, आपके गांव में नहीं है गोल्ड वाला, ये आपके पड़ोसी जिले के किसी तीसरे गांव में है। उसके पास गोल्ड है, आपने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। अब आप विचार करिए कि आपको ये इतना सारा गेहूं इतने सारे ट्रैक्टर्स में लाद कर ले जाना पड़ रहा है। पता चले आप 200-300 किलोमीटर ट्रैक्टर चलवा दिए। यह चुनौती स्वीकार करने का परिणाम था। आप 200-300 किलोमीटर ट्रैक्टर, कम से कम 500 ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपके सामने एक और विकट परिस्थिति आती है कि जो गोल्ड वाला व्यक्ति है, आप राजस्थान में रहते हैं, गोल्ड वाला व्यक्ति आसाम में रहता है। वो कह रहा है जिसको लेना है आसाम आकर लेके जाओ। आपकी तो हालत पतली हो गई, आसाम कौन जाएगा। बोले क्यों। अरे बोले इतना दूर ट्रेवल कौन करेगा, इतना दूर पहले तो ट्रेवल करो, और आसाम तक पहुंच भी गए तो इतने ट्रैक्टर्स का माल भाड़ा कौन देगा। चीजों को रिलेट करते चले जाना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बैंकिंग कैसे शुरू हुई उसकी शुरुआत हो चुकी है। करेंसी कैसे मार्केट में आई उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 बड़ी बातें हैं ये। तो अब सवाल क्या बना, इतनी दूर माल कैसे जाएगा, इतने सारे ट्रैक्टर कौन लेके जाएगा। और ट्रैक्टर तो माइलेज बहुत ही कम देता है, जितने की गोल्ड की वैल्यू नहीं है। 500 ट्रैक्टर अगर मैं 1000 किलोमीटर चला के ले गया और 1000 किलोमीटर चला के ले आया, मेरा तो पूरा गोल्ड तेल डालने में खत्म हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो बार्टर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ। पहला चैलेंज क्या था, स्थान, यानी कि यह चीज फिजिकल है, भौतिक है। ऐसी स्थिति में स्थान के आधार पर इसका कोई भी समाधान नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज क्या मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये डिस्टेंस के आधार पर काम नहीं किया जा सकता। तीसरा चीज सोचिए, कोई व्यक्ति है आसाम नहीं, वो अमेरिका रहता है, और वो ये लाइन बोल दिया होता तो कि भाई साहब गोल्ड ले जाओ, इतना अनाज ले आओ। इसका मतलब आपके पास अनाज होता तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। बोलिए। हाँ भाई, कुछ बच्चे हमारी क्लास के अंदर सब्जी मंडी से सीधे चले आए हैं, अलग अलग सब्जियों के अलग अलग भाव बता रहे हैं। अच्छा लगा मुझे सुन करके, वेरी गुड। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहां तक बात समझ में आ रही हो, चैलेंज समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके बताइए एक बार।
थम्स अप करके बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ भाई। अब एक बच्चे ने लिखा कि सर इस वजह से तो पेरिशेबल जो आइटम्स हैं उनके अंदर दिक्कत होती होगी, जो वस्तुएं खराब जल्दी हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यानी बार्टर सिस्टम में लगातार चैलेंज ही चैलेंज है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? इसका सॉल्यूशन निकालते हैं साहब। इसका सॉल्यूशन निकला कि एक काम करते हैं कि ये जो इतना भी सामान है ना, अब इसे लेकर घूमेंगे नहीं यार, इसकी जगह कोई और तरीका अपनाते हैं। अब देखना यहीं से करेंसी का सिस्टम निकल के आना शुरू होगा। ध्यान से सुनिएगा साहब, ये जो पहले एक बोरी में गेहूं लेता हुआ व्यक्ति फिर रहा था, ये मेरी दादी थी। इस दादी ने क्या किया? एक बैग चावल के बदले पहले 1.5 बोरी गेहूं दिया, उड़द की दाल के बदले 5 बोरी दिया, उसके बदले 2 गांवों का गेहूं उठा के दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दादी को जहां जहां लोग जानते हैं, दादी वहां पर व्यापार कर लेती है। लेकिन दादी को अब एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि यार इस प्रकार के ट्रांजिशन में सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, वो इस बात का है कि इतना सामान लेकर जाए कौन। तो दादी ने इस गोल्ड वाले व्यक्ति को, जो कि उसी गांव में था, उसी गांव के व्यक्ति को एक बात कही कि सुन भाई, हम तो रहे इस गांव के सबसे बड़े मुखिया, हमारे पास सारा गेहूं है। एक काम करो, मैं अगर आपको यह कह दूं कि मेरे गोदामों में भरा हुआ जो गेहूं है वो आने वाले 2 साल तक आपका हुआ। भाई एक बार की फसल, भाई 2 गांवों का माल लाने की जगह 2 बार की फसल, कोई ट्रांजिट नहीं करना, कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनना। अब यह बात आपको इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि यहां से आगे आपको करेंसी का सिस्टम समझ में आएगा। क्या करेंसी का सिस्टम समझ में आएगा? दादी ने उस गोल्ड वाले व्यक्ति से क्या कहा कि देखो, मैं गेहूं भर के ट्रैक्टर में आपके घर लेकर नहीं आ रही, एक काम करते हैं, मेरे जो गोडाउन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इतना गेहूं पैदा होता है, तो वो मैंने अपने घरों में रख रखे। तुम एक काम करो, ये जो गोल्ड है ना, ये मुझे दे दो, और आने वाले 2 सालों तक जितना भी गेहूं मेरे गोडाउन्स में होगा वो पूरी तरह से आपका होगा। एक काम करना, आपको किसी को भी वो गेहूं देना हो, किसी को भी देना हो, मान लीजिए आपको गेहूं के बदले कोई और वस्तु खरीदनी है, इससे कही जा रही है, अब ये गोल्ड वाले व्यक्ति से, गोल्ड मैन से बात की जा रही है कि गोल्ड मैन, आपको अगर भविष्य में कुछ भी खरीदना हो, मेरे गोडाउन से सीधा सप्लाई करवा देना, कह देना भाई उस गोडाउन से चीज ले ले। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यानी गोल्ड वाले के साथ में अब हमारी दादी का एक नेक्स्ट लेवल नेगोशिएशन चल रहा है। क्या नेगोशिएशन चल रहा है? अब 2 लोग बच गए पिक्चर में भाई। एक मेरी दादी जो कि अब स्वर्ग सिधार चुकी हैं, और एक गोल्ड मैन। इन दोनों के अंतर में अब क्या बात हो चुकी है, मैं आपको वो बता रहा हूं। दोनों बात क्या कर रहे हैं साहब? दोनों बात कर रहे हैं, दादी ने ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दे दिया? कि भाई देखो, ये मेरे गोडाउन है, इस गोडाउन में मैंने बहुत सारे बैग्स आपके लिए भरकर रखे हुए हैं वीट के, आप इसके बदले मुझे गोल्ड दे दो। अब ये व्यक्ति बोला, गोल्ड मैन जो कि उसी गांव का था, इसने कहा दादी एक काम करें। बोले बताइए। बेटा 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में दादी से ये गोल्डमैन बोला कि आप एक काम करिए दादी, कल को आप बूढ़ी हो, कल को पता चले आप निकल ली। बोले बेटा मैं निकलूंगी तो मेरा खानदान मेरी बात मानता है। बोले फिर भी दादी आप चालाक हो, पता चले आपकी नीयत फिर जाए, कल को आप मुझे कह दो कि 2 साल का नहीं, मैंने तो 1 साल का ही कहा था। तो ऐसी स्थिति में ना मुझे कोई लेटर लिख कर दे दो जो इस बात का अश्योरेंस हो कि हां आप भविष्य में मुझे से, मतलब मैं 2 बार तक फसल आपकी ले पाऊंगा। तो बोले ठीक है। दादी ने क्या किया, तो यहां पर देखिए कि दादी ने एक पेपर लिया और उस पेपर पर लिख दिया। पेपर पर क्या लिख दिया कि मैं धारक को
अगले 2 सालों तक अपना गेहूं देने का वचन देती हूं। लीजिए साहब, दादी ने साइन मार दिए, पेपर पर साइन कर दिए, साइन हो गए। बोले जा बेटा अब तू ऐश कर। यह आदमी एकदम रिलैक्स हो गया कि अब मेरे पास में पूरी तरह से 2 बार की फसल, जितना गेहूं मेरे पास में अब आ चुका है। आया क्या था इसके पास? पेपर आया था। ठीक है साहब। अब इस गोल्डमैन के बच्चे हुए, उन बच्चों ने पापा से कहा कि पापा हमें साइकिल चाहिए। पापा ने कहा ठीक है बेटा मिल जाएगी। पापा साइकिल दिलाने के लिए गांव से बाहर चलना पड़ेगा, शहर चलना पड़ेगा। ठीक है साहब। बोले चलते हैं साहब, बाहर चलते हैं। शहर चले गए। गांव से बाहर पहुंचा गोल्डमैन अपने बच्चों को लेकर के, और गोल्डमैन ने जाकर के ये कहा कि देखो भाई बात ऐसा है, एक साइकिल दे दो। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा हाँ भाई साहब मिल जाएगी। कितने की है? बोले भाई साहब 100 बोरी गेहूं की है। कितने बोरी गेहूं की है? 100 बोरी गेहूं की है। गोल्डमैन ने कहा यार मेरे पास में 2000 बोरी गेहूं का स्टॉक है। एक काम कर, मैंने गोडाउन बना रखा है गांव में, वहां से गेहूं उठवा लेना। ले, मैं तेरे को एक वचन देता हूं। क्या वचन दिया जा रहा है साहब? मैं धारक को इतने बोरी गेहूं अदा करने का वचन देता हूं। साइकिल धारक ने इनको साइकिल दे दी और एक कागज या पेपर इसको पकड़ा दिया, साइकिल वाले को पकड़ा दिया। साइकिल वाला खुश। साइकिल वाले ने इसकी पहचान के कारण इस पत्र को मान लिया। अब ये साइकिल वाला कहां पर है? शहर में है। साइकिल वाले को टायर की जरूरत पड़ी। साइकिल वाले को टायर की जरूरत पड़ी। ये टायर लेने किसी दूसरे शहर गया। दूसरे शहर गया। अब ध्यान से देखना, अभी तक माल कहां रखा है? दादी के गोडाउन में रखा हुआ है। उसका व्यापार में कहां तक योगदान आ गया? साइकिल वाले तक आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ? ये टायर लेने के लिए तीसरे शहर गया, दूसरे राज्य या तीसरे शहर गया। ठीक है साहब। यहां जाकर के उसने टायर खरीदे। टायर खरीदे, मान लीजिए कि उसको 200 बैग जो गेहूं उसने लिया था उतने के टायर खरीदे। उसने वो लेटर उसको पकड़ा दिया। अभी तक चल क्या रहा है? ये वादा पत्र चल रहा है। वादा पत्र मतलब प्रॉमिस किया जा रहा है सामने वाले को, है ना, वचन दे रहे हो आप, तो चलता जा रहा है। आ गया यहां पर। अब यहां पर पहुंचे, टायर वाले ने उसको टायर दे दिए, वो कागज अपने पास ले लिया। फिर बाई चांस इस व्यक्ति ने साइकिल वाले से पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि यार तुम्हारे पास गेहूं कहां रखा है, लो भिजवा देना यार। बोले ठीक है मैं भिजवाता हूं। ये तुरंत गया साइकिल वाले के पास, साइकिल वाला गया इसके पास, ये गया दादी के पास। दादी ने अपने पास से ट्रैक्टर में डलवाया और सीधा 200 बैग गेहूं इसके पास भिजवा दिया। लो भाई हो गया खत्म, गेहूं का काम हो गया। यानी पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम तैयार हो गया जिसमें वस्तु विनिमय होने के स्थान पर एक पत्राचार के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। लेकिन यह साइकिल वाला चालाक निकला। चालाक कैसे निकला? साइकिल वाले ने क्या किया, अपना जो पत्र लिखा उस पत्र में 200 बैग की जगह खुद ने 400 बैग लिख दिया कि मेरे पास 400 बैग हैं, ये 400 बैग का सामान मुझे दे दो। साइकिल वाले, टायर वाले ने उससे 400 बैग गेहूं मांग लिया, उसके पास तो था ही नहीं। वो जाकर के इनसे पूछा गोल्डमैन से, भाई साहब मुझे 400 बैग गेहूं दे दो। बोले मैंने तो वचन दिया ही नहीं, मैंने तो 200 बैग का दिया था, लिखित में है आपके पास, आप 400 बैग का वादा कैसे कराए? बोले भाई साहब गलती हो गई। बोले नहीं नहीं नहीं,
मतलब आपने वचन दिया था वो सही था या गलत था, मैं इस बात में खुद क्यों पिसूं मेरे भाई, क्योंकि यहां तो वचन तुमने दिया था। मैं वचन देता हूं टायर वाले को कि साहब ये वचन ले लो कि मैं आपको 400 बैग दूंगा, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तुम कहां से दे दोगे? बोले सर दादी से बात करो ना, उनके पास बहुत सारा है। बोले दादी से कैसे बात करूं, मेरा पैसा है दादी के पास, तुम्हारा थोड़ी है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति वचन पत्र नहीं दे सकता। दादी का साम्राज्य तो अपने क्षेत्र में चल रहा था, लेकिन अगर हर व्यक्ति सोचे कि वो दादी की तरह ही काम करे तो यह काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? दादी के बच्चों को एप्पल के आईफोन की जरूरत पड़ी। दादी के बच्चों को, वो मान लीजिए उन्हें अमेरिका से चाहिए था, या मान लीजिए दूसरे राज्य से, दिल्ली मुंबई कहीं से शहर से चाहिए था। दादी का हो सकता है ये जो वचन पत्र है ये वहां चलता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वचन पत्र है कि मैं धारक को इतने सालों तक ये अदा करने का वचन देता हूं, ये वचन पत्र है तो अच्छी चीज, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस उस संपूर्ण क्षेत्र में होना जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर को इस पूरे देश की दादी बनाया गया। थम्स अप करिए अगर यह बात समझ में आई तो। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर को इस पूरे देश की दादी बनाया गया।